हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्या? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लें ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में पहले हम लोग इसके देखेंगे सिनोनिम्स। ग्लाइकोलिसिस के क्या देखेंगे? उपनाम या सिनोनिम्स। ठीक है, उपनाम पहले इसके देखेंगे अपन। क्या उपनाम देखेंगे? तो ग्लाइकोलिसिस नंबर 1 अपन देख लेते हैं। क्या? ग्लाइकोलाइसिस। इसको ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं भाई? ग्लाइकोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज इसमें टूट करके क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है और इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। वह क्रिया जिसमें जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है या पायरुविक एसिड बनाता है। वह क्रिया जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड का निर्माण करता है ग्लाइकोलिसिस कहलाती है ना? क्या कहलाती है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। वह क्रिया जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता है ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया क्या है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अथवा आप क्या कह सकते हैं इसको कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया, पायरुविक एसिड बनने की क्रिया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, तो पहला नाम क्या हो गया? ये ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा इसका नाम है कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे किसको कहते हैं? कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एरोबिक और एनीरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में होती है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एरोबिक एरोबिक एंड एनीरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होती है। ठीक है, दोनों में होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं, क्योंकि यह एरोबिक और एनीरोबिक दोनों में, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में ये क्रिया पाई जाती है। इसलिए इसे कहते हैं क्या? कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसको एक नाम और है। इसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी तरह से कहां होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह पूरी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में होती है। इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एक नाम इसका और है ईएमपी पाथवे। इसको ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे भी इसको कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसने देखा था?
इम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, 3 वैज्ञानिकों ने इसको देखा था। कौन कौन से? इम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। पार्नास ने इसे सेल के साइटोप्लाज्म में देखा था। सेल के साइटोप्लाज्म में देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसके बाद एक नाम इसका और आप लिख सकते हैं, फर्मेंटेशनल रेस्पायरेशन भी इसको कह सकते हैं, है ना? फर्मेंटेशनल रेस्पायरेशन, ठीक है। जब क्या होता है कि एनीरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान बहुत से इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स भाग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एनीरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है बहुत से माइक्रोब्स भाग लेते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको? फर्मेंटेशनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। इसके उपनाम ग्लाइकोलिसिस को इन तमाम नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है साइट। इसकी देखिए, साइट जो है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है बेटा? ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होती है? ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और इसमें ग्लाइकोलिसिस में कोई कोशिकांग भाग नहीं लेता है। ग्लाइकोलिसिस में इसमें कोई कोशिकांग भाग नहीं लेता है। इसमें कोई कोशिकांग भाग नहीं लेता है। इसके लिए सभी एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। इसके लिए सभी एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है बेटा? ग्लाइकोलिसिस जो है वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसमें कोई कोशिकांग भाग नहीं लेते हैं और इसको कराने वाली जो एंजाइम है, इसमें जो एंजाइम्स भाग लेती हैं वो सभी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, इसकी ग्लाइकोलिसिस की साइट है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कैरेक्टर्स। अगली हेडिंग अपन देख लें क्या? कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके लक्षण, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इसमें पहला क्या है कि इसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। नंबर 2, दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यह साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि यह एरोबिक एंड एनीरोबिक दोनों प्रकार के रेस्पायरेशन में होती है। दोनों प्रकार के श्वसन में होती है, ठीक है। यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया एरोबिक और एनीरोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, अगला क्या है कि इस साइकिल में कुल 10 एटीपी बनते हैं और 2 का उपयोग हो जाता है, अर्थात 8 एटीपी का नेट गेन होता है। इसमें कुल 8 एटीपी का नेट गेन होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। जब पायरुविक एसिड तक जाता है
तो कितने एटीपी का? 8 एटीपी का नेट गेन होता है। और नेक्स्ट एक करेक्टर और लिख लीजिए कि इसमें कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यहां एक ग्लूकोज अणु से कितने? 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज अणु टूटता है और 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। देखिए, प्लांट में संचित भोज्य पदार्थ यानी रिजर्व फूड मटेरियल 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स में संचित भोज्य पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का हो सकता है। प्लांट्स में संचित भोज्य पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? आप जानते हैं कौन कौन सा होता है? फैट हो सकता है ना, फैट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है बेटा? प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन। फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। यदि फैट संचित भोज्य पदार्थ है तो वो 2 में टूटता है। किसमें टूट सकता है? ये टूट सकता है ग्लिसरॉल में, आप भी जानते हैं ग्लिसरॉल। और किसमें टूट सकता है? फैटी एसिड, ठीक है। फैट यदि भोज्य पदार्थ है, फैट यदि संचित भोज्य पदार्थ है तो उसमें क्या है? ग्लिसरॉल बनता है उसके टूटने से और फैटी एसिड बनते हैं, ठीक है ना। यदि ग्लिसरॉल बनता है तो ग्लिसरॉल जो है वो आगे किसमें चला जाएगा? क्या बनाता है? DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये अंततः किसमें चला जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये अंत में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? DHAP एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि फैटी एसिड है तो फैटी एसिड इसका क्या होता है कि इसमें क्या बनेगा? इसका होगा बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। तो यदि बड़ी चेन के फैटी एसिड है तो उसमें क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 कार्बन एटम के क्या बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो यदि फैट है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है और ग्लिसरॉल जो है वो ब्रेक होगा DHAP में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, और क्या बना देगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। इसी तरह से जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। यदि बड़ी चेन के हैं तो उसमें क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, स्टार्च वगैरह जो है। तो पॉलीसेकेराइड है तो वो किसमें? कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका जब रेस्पिरेशन होगा तो अंत में वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? ग्लूकोज में। वो किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज जो है उसकी क्या हो जाएगी? ग्लाइकोलिसिस होगी। उसकी क्या होती है बेटा? ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है बच्चों? बनता है पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड जो है अंततः किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट है मतलब वो क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा। और पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च वगैरह है वो अंत में हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। और पायरुविक एसिड अंततः क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। वो कैसा होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर के और क्या बनाएगा?
इसका ऑक्सीडेशन होगा और बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये क्या होता है, किसमें टूटता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड्स का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स में दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ये 3 कार्बन एटम के या 2 कार्बन एटम के। ठीक है, तो यदि 3 कार्बन एटम का है तो बनता है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, एनिलीन अमीनो एसिड है और एनिलीन बनता है, और एनिलीन अंत में 3 कार्बन एटम, क्योंकि ये भी 3 कार्बन एटम का होता है पायरुविक एसिड, और ये भी 3 कार्बन एटम का होता है। तो एनिलीन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, अथवा अमीनो एसिड 2 कार्बन एटम के होते हैं तो क्या है, जैसे ग्लाइसीन, ग्लाइसीन अमीनो एसिड, ग्लाइसीन जो है वो 2 कार्बन एटम का है। तो यदि 2 कार्बन एटम का ग्लाइसीन बनता है तो वो ग्लाइसीन जो है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि रिजर्व फूड मटेरियल प्रोटीन है तो वो किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड्स में टूटेगा, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, 3 कार्बन एटम वाला और 2 कार्बन एटम वाला। 3 कार्बन एटम का जैसे एनिलीन है, वो एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करेगा। और यदि 2 कार्बन एटम का ग्लाइसीन है, वो ग्लाइसीन जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि रिजर्व फूड चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, और चाहे क्या हो, प्रोटीन हो, ये सभी अंततः किसमें टूटते हैं, सभी जो है वो अंततः क्या बनाते हैं बेटा, बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये चला जाएगा कहां पे, ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये चला जाएगा कहां पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाकर के, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, और वहां ये जाकर के ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसके मैट्रिक्स में चला जाएगा, और मैट्रिक्स में क्या करेगा बेटा, वहां करेगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, तो वहां चलेगी क्या, क्रेब्स साइकिल, तो चालू कर देगा वहां पे क्रेब्स साइकिल। ठीक है, वहां इंटर कर जाएगा, और क्या है बेटा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ये इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वहां से मैट्रिक्स में, और वहां क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि ये जो इसकी मैकेनिज्म है अपने को ये देखनी है, कौन सी, ग्लाइकोलिसिस। तो अब अपन शुरू करें ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है कि एक थोड़ा सा शॉर्ट में इसका एक समरी है वो अपन ने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मैकेनिज्म की क्रियाविधि। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या बनाया है, ग्लूकोज। तो अपने को स्टार्ट करना है कहां से बेटा, अपन स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, है ना। तो ये है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज कितने कार्बन एटम का है, 6 कार्बन एटम का है। ग्लूकोज है 6 कार्बन एटम का, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल अपन लेते हैं, ये 6 कार्बन एटम का ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक एटीपी लगता है। यहां पे क्या लगता है बेटा, एक एटीपी, स्टार्टिंग में 1 एटीपी जो है, एटीपी लगता है और एक एडीपी निकलता है। ठीक है, और यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है बेटा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, और एक एटीपी लगता है और एक एटीपी जो है वो क्या है, निकलता है यहां से ग्लूकोज में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है, तो ये 6वें कार्बन पे, इसमें से एक फॉस्फेट निकल करके ग्लूकोज के 6वें कार्बन एटम पे जाके जुड़ जाता है, तो यहां बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ कोई CO2 नहीं निकली है। देखिए जब भी कार्बन रिमूव होगा, कार्बन जब घटेगा तो वहां CO2 निकलेगी, तभी का एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, ये 6 कार्बन एटम का ही है और एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन एटम का है और एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है
इसको यदि आइसोमरेज एंजाइम दे दें तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां आइसोमरेज एंजाइम यदि दे दें ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज भी C6H12O6 है और फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज इसमें एक एटीपी और यूज होता है, एक एटीपी का उपयोग यहाँ पे और होता है। तो एक एटीपी जो है यहाँ पे जुड़ता है, एटीपी जुड़ता है और एक एडीपी जो है वो क्या हो जाता है, निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम जो है वो काम करता है क्या, फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो काम करता है यहाँ पे। और इसके पहले पोजीशन पर ये जो फ्रक्टोज है ये भी कितना है, 6 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है ना, 6 कार्बन एटम का 1 मॉलिक्यूल है। तो इसके 6वें कार्बन एटम पे फास्फेट जुड़ा हुआ है। अब पहले कार्बन एटम पर भी फास्फेट जो है वो जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है बेटा क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण हो जाता है। और ये भी कितना है, अभी 1 मॉलिक्यूल ही है। और कितने कार्बन एटम का है बेटा, 6 कार्बन एटम का यौगिक है ये। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन जाता है। तो इस तरह से अभी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं, उपयोग हो रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि एक एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर क्या काम करता है, क्लीवेज का काम करता है। एल्डोलेज एंजाइम जो है वो क्लीवेज का, एल्डोलेज एंजाइम जो है वो किसका काम करता है, क्लीवेज का। ठीक है, क्लीवेज एंजाइम भी इसको कहते हैं, क्लीवेज एंजाइम इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज का काम करता है ये, मतलब ये काटने का काम करता है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को ये 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, 2 टुकड़ों में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट को ये 2 टुकड़ों में क्या कर देगा बेटा, डिवाइड कर देगा। एक बनेगा क्या, DHAP और एक बनेगा क्या, 3PGAL। एक बनेगा 3PGAL, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बनेगा 3PGAL बनेगा। और ये बनेगा DHAP। 3PGAL ये 3 कार्बन एटम का ये हो जाएगा और 3 कार्बन एटम का ये हो जाएगा। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3PGAL को मैं यहां लिख देता हूं, 3PGAL को लिख देते हैं अपन, क्या है ये, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसको कहते हैं। और DHAP को क्या कहते हैं, DHAP जो है, DHAP का मतलब है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। DHAP का फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और 3PGAL का मतलब है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल 3PGAL का बना, एक मॉलिक्यूल DHAP का बना। ठीक है ना। अब यदि यहां पे आप आइसोमरेज एंजाइम दे दें, एक क्या दे दें बेटा, यहां पे आप दे दें आइसोमरेज एंजाइम, तो यहां यदि आप इसको आइसोमरेज एंजाइम दे देते हो तो ये क्या हो जाता है, DHAP 3PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां क्या आप दे दोगे, आइसोमरेज एंजाइम दे दोगे, तो DHAP जो है वो 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे बच्चों, यहाँ 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, है ना। DHAP जो है वो भी कन्वर्ट हो गया है 3PGAL में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी चीजें लगेंगी वो 2 के रूप में लगेंगी और जो निकलेगा वो 2 के हिसाब से ही अपन काउंट करेंगे। तो ये 3PGAL बन गया। अब 3PGAL में क्या होता है कि यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल लगता है, H2O लगता है, H2O और इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट, मतलब H2O लग रहा है तो H2O के दो अणु लग रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दो ठो लग रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो अणु है तो जो भी लगेगा वो कितने के फॉर्म में होगा, दो में, ठीक है ना। तो 3PgEl में क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1,3-डाई-PgAl, 1,3-डाई-PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। और 1,3-डाई-PgAl कितने का है बेटा, 1,3-डाई-PgAl कितने का है, 3 कार्बन का है और 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल हैं, मतलब यहाँ H2O के 2 अणु लगे हैं और क्या है, 1,3-डाई-PgAl के 2 अणु बन गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद 1,3-डाई-PgAl जो है, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि NAD यहाँ पे लगेगा और NADH2 निकलेगा। यहाँ क्या लगेगा, NAD लगता है और NADH2 का निर्माण होता है। NADH2 क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है या NADH2 बनता है, मतलब दो अणु हैं तो 2 NAD लगेंगे और 2 NADH2 क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये और एंजाइम यहाँ पे क्या क्या लगेगा, फास्फोग्लिसरोडिहाइड्रोजिनेज, तो अपन यहाँ पे केवल लिख दें डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम जिस पर काम करता है उसके आगे जो है उसका नाम लिख देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो लगता है और NAD से NADH2 का निर्माण हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाई-PgA, 1,3-डाई-PgA, ठीक है, 1,3-डाई-PgA के 3 कार्बन आइटम का है ये 1,3-डाई-PgA का निर्माण हो जाता है। कितने कार्बन आइटम का है बेटा, ये 3 कार्बन का है और कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं और 3 कार्बन आइटम का क्या बन जाता है, डाई-PgA का निर्माण हो जाता है। अब ये डाई-PgA जो है इससे क्या होता है कि यहाँ पर 2 ADP लगते हैं और 2 ATP जो है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ADP जुड़ता है और ATP जो है एक और ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ADP लगेंगे और 2 ATP निकलेंगे, अपन बाद में इनको सबको काउंट कर लेंगे, ठीक है, एक साथ। और यहाँ क्या हो जाएगा कि पहले पोजीशन से फास्फेट हट जाएगा क्योंकि यहाँ आ जाएगा और ये बनेगा क्या, 3PGA का निर्माण हो जाएगा। 3PGA कितना है बेटा, 3 कार्बन आइटम का है और 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 3PGA माने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA का मतलब क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे लग जाता है, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ लिख लीजिएगा फास्फोराइलेज एंजाइम, है ना, फास्फोराइलेज एंजाइम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फास्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे लगता है, यहाँ फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम करता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम जो है वो काम करता है और 3PGA मतलब जो तीसरे कार्बन आइटम पे फास्फेट जुड़ा हुआ है वो वहां से हटा करके ये म्यूटेज एंजाइम जो है वो 2PGA में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, 2PGA में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। 2PGA मतलब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब उसी कंपाउंड को उसी के दूसरे रूप में कन्वर्ट करना होता है तो म्यूटेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जहां हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वहां डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जहां ATP का फॉर्मेशन हो रहा है काइनेज एंजाइम, ठीक है ना। तो वो क्या है, 2PGA जो है वो बन जाता है। 2PGA कितना है बेटा, 3 कार्बन आइटम का है और 2 मॉलिक्यूल इसके बन, तो 2PGA जो है बन जाता है, 3 कार्बन आइटम का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। अब 2PGA में यहाँ क्या होता है कि एक एंजाइम है इनोलेज एंजाइम देते हैं, तो इससे क्या होता है, H2O बाहर निकल आता है, ठीक है ना।
2PGA से 2PGA में क्या होता है, इनोलेज एंजाइम देने पर क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाता है और क्या बनता है, PEP फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड बनता है। ठीक है, और फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड से फिर क्या हो जाता है कि फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड 3 कार्बन एटम का 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है कि फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड जो है उसमें ADP लगता है और ATP निकलते हैं, पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो बन जाता लगता है और पायरुवेट एसिड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है और इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, अपन ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसमें क्या देख लें, काउंटिंग ऑफ ATP, काउंटिंग ऑफ ATP और काउंटिंग ऑफ H2O। ठीक है ना, काउंटिंग देखिए 3 चीजें अपने को देखनी होगी, काउंटिंग ऑफ ATP, काउंटिंग ऑफ CO2, काउंटिंग ऑफ क्या, H2O। 3 चीजें अपने को देखनी है। तो पहले अपन देख लेते हैं काउंटिंग ऑफ ATP। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ATP की गणना। तो ATP में अपने को देखना पड़ेगा कि यूज्ड ATP और प्रोड्यूस्ड ATP, फिर टोटल ATP और नेट गेन ATP। तो पहले अपन क्या देख लेते हैं, टोटल यूज्ड ATP, कितने ATP का उपयोग हुआ है, टोटल यूज्ड ATP में कितने ATP का उपयोग हुआ है। तो यहां अब इसको अपन क्या करें, काउंट कर लें। तो यहां कितना यूज हुआ है, -1 ATP, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 ATP यहां हुआ है, और यहां पे भी क्या है, -1 ATP। ठीक है, यहां भी अपन क्या लिख लें, -1 ATP। तो 2 जगह जो है -1 ATP हुए हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, -2 ATP का क्या हुआ है, उपयोग हुआ है, -2 ATP का उपयोग हुआ है। अब दूसरा क्या है, दूसरा अपने को क्या देखना है, टोटल प्रोड्यूस्ड ATP। दूसरा क्या है, टोटल प्रोड्यूस्ड ATP, टोटल प्रोड्यूस्ड ATP क्या है, यहां इसके लिए अपन प्लस साइन यूज कर लेंगे। तो कहां कहां प्रोड्यूस हुआ है, यहां पे दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं ना, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, +2 ATP, यहां पे कितने हुए, +2 ATP जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, +2 ATP। और +2 ATP कहां पे है, +2 ATP कहां पे है बेटा, ATP +2 ATP यहां पर है। ठीक है, इस जगह पर भी +2 ATP प्रोड्यूस हुए हैं। तो +2 ATP +2 ATP एक जगह हुआ है, और प्लस यहां भी +2 ATP यहां भी प्रोड्यूस हुए हैं। तो 2 जगह क्या हुए हैं, +2 ATP। तो बराबर कितने हो गए हैं, 4 ATP। ठीक है, +4 ATP, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 4 ATP का। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक NaDH2 से, देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि NaDH2 बना है, एक NaDH2 का यदि ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एक NaDH2 ऑक्सीडाइज होता है तो कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। और यदि FADH2 है तो 2 ATP बनाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि यदि क्या है, NaDH2 है और वो ऑक्सीडाइज होता है कहां पे, ETS में, तो कितना बनाता है, 3 ATP का निर्माण करता है एक NaDH2। ठीक है, तो यहां कितने NaDH2 बने हैं बेटा, यहां पे बने हैं 2 NaDH2। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं साथ में, तो यहां बने हैं 2 NaDH2। तो अपन इसको कर देंगे 2 NaDH2 और 3 ATP प्लस 3 ATP। ठीक है, तो बराबर कितने हो गए यहाँ पे, 6 ATP। मतलब कि जो क्या है, NaDH2 है, 2 NaDH2 है, वो कितने ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6 ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, टोटल ATP प्रोड्यूस्ड बाय NaDH2, प्रोड्यूस्ड बाय NaDH2 बराबर कितने हैं, 6 ATP प्लस 6 ATP। ठीक है ना, 6 ATP। तो कितने हो गए, टोटल कितना है, 6 4 10 प्रोड्यूस्ड हो गए, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 ATP। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पे कि टोटल प्रोड्यूस्ड 10 ATP माइनस 2 ATP। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा,
टोटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना हो गया 10 एटीपी माइनस 2 एटीपी बराबर कितना हो गया 8 एटीपी। तो नेट गेन कितना हो गया, इसको क्या लिखेंगे, नेट गेन कितना हो गया, नेट गेन बराबर हो गया 8 एटीपी। नेट गेन बराबर है 8 एटीपी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है काउंटिंग ऑफ एटीपी। काउंटिंग ऑफ एटीपी जो है वो इस तरह से आपको हर जगह करनी होगी। तो काउंटिंग ऑफ एटीपी में कितना हो गया 8 एटीपी का लाभ हुआ। टोटल प्रोड्यूस कितने हुए हैं, टोटल प्रोड्यूस हुए हैं 10 एटीपी और 2 एटीपी जो है वो क्या हो गए हैं, उपयोग हो गए हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एटीपी कितना है 8 एटीपी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक दूसरा है कि दूसरा है काउंटिंग ऑफ H2O। काउंटिंग ऑफ H2O ये भी जरूरी है। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ H2O जो है वो कैसे आप देखेंगे, तो दूसरा आप देख लीजिए, मैं यहीं पे उपयोग कर लेता हूं इसको। दूसरा लीजिएगा, ये हो गया होगा ना। अब दूसरा अपन देखते हैं काउंटिंग ऑफ H2O। काउंटिंग ऑफ H2O, ठीक है, H2O की काउंटिंग। H2O कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे H2O जो है वो उत्पन्न होगा कहाँ पे, नंबर 1 है, पहला है कि कहाँ पे होता है, आप देखिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनोलेज एंजाइम देते हैं, तो इससे क्या होता है H2O बाहर निकल आता है। ठीक है ना, 2PGA में क्या होता है, इनोलेज एंजाइम देने पर क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाता है और क्या बनता है, PEP फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड बनता है। ठीक है, और फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड से फिर क्या हो जाता है कि फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड 3 कार्बन एटम का 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है कि फास्फोइनाल पायरुवेट एसिड जो है उसमें ADP लगता है और ADP निकलते हैं, पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है और पायरुवेट एसिड बनता है। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ H2O। तो आप देखते हैं कि यहां पर क्या होता है इस जगह पर कि यहां दो H2O लगते हैं, मतलब -2 H2O जो है यहाँ पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये NaDH2 जब यूज बनता है तो NaDH2 प्लस क्या होता है हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां पे क्या बनता है, NAD प्लस ATP प्लस H2O, मतलब कि एक NaDH2 से क्या होता है, एक H2O प्रोड्यूस होता है। एक NaDH2 से में एक ऑक्सीजन लगती है और एक H2O जो है, ये एक H2O जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे 2 NaDH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने प्लस 2 H2O यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है ना, तो 2 H2O क्या है, यूज हो रहे हैं और 2 H2O यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एक जगह और आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस जगह पर 2 H2O और प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2PGA से 3PGA के बीच में प्लस 2 H2O और प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर ये H2O जो है 2 H2O और प्रोड्यूस 2PGA से PEP बनने पर 2PGA से PEP बनने पर 2 H2O का प्रोडक्शन और होता है। तो मतलब क्या है कि टोटल यूज्ड H2O इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2 H2O। ठीक है, माइनस 2 H2O जो है वो यूज होते हैं। अब टोटल प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, टोटल प्रोड्यूस्ड H2O कितने हैं, प्लस 2 H2O प्लस 2 H2O प्लस 2 H2O। ठीक है, 2 H2O तो बराबर कितना है, प्लस 4 H2O। 4 H2O प्रोड्यूस होते हैं और 2 H2O जो है वो क्या है, यूज होते हैं। तो टोटल प्रोड्यूस कितने हो जाएंगे, टोटल प्रोड्यूस्ड बराबर कितना हो जाएगा, 4 H2O माइनस 2 H2O बराबर हो जाएगा 2 H2O। मतलब नेट गेन ऑफ H2O जो है, नेट गेन ऑफ H2O इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 H2O। नेट गेन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 2 H2O जो है 2 H2O का लाभ होगा। प्रोडक्शन कितना होता है,
4H2O का ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्शन होता है और लाभ कितने का होता है 2H2O का, क्योंकि 2H2O जो है ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, उपयोग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये ग्लाइकोलिसिस का काउंटिंग ऑफ H2O है। इसके बाद काउंटिंग ऑफ CO2। तो एक और आप यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर लेता हूं, देख लेता हूं कि काउंटिंग ऑफ CO2 नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं थर्ड तीसरा है, क्योंकि CO2 तो कहीं निकला नहीं है ना, CO2 कहीं नहीं निकला है, इसलिए थर्ड आप यहीं पे कहीं पे लिख लीजिए कि काउंटिंग ऑफ CO2। काउंटिंग ऑफ CO2 आगे क्या लिख लेंगे, काउंटिंग ऑफ CO2 इक्वल टू नील। यहाँ पे कोई CO2 उत्पन्न नहीं होती, ग्लाइकोलिसिस में CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, और काउंटिंग ऑफ CO2 नील लिख लेंगे। और क्या है यहाँ लिख देंगे कि ग्लाइकोलिसिस में CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ATP कितना लाभ हुआ, 8 ATP का लाभ हुआ, H2O कितना लाभ हुआ, 2 H2O का लाभ हुआ है ना। तो इस तरह से आपको ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। अब क्या है कि रेस्पायरेशन आप पढ़ते हैं दो प्रकार का, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनीरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। तो अभी तक अपन जो ये पढ़ रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ये एरोबिक और एनीरोबिक दोनों में होती है। ठीक है। अब इसके आगे जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड से यहां से तय होता है कि कौन सा रेस्पायरेशन होगा। यदि ऑक्सीजन मिलेगी, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ऑक्सीश्वसन होगा, और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, एनीरोबिक रेस्पायरेशन या फर्मेंटेशन हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, एनीरोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर आगे की प्रक्रिया निर्भर करेगी कि एरोबिक रेस्पायरेशन होगा कि एनीरोबिक रेस्पायरेशन होगा। ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनीरोबिक रेस्पायरेशन होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपन यहीं पे इसको भी देख लें और उसकी भी अपन ATP काउंटिंग कर लें। ठीक है ना। कि पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड को यदि ऑक्सीजन मिलती है, यदि ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को मिलती है, मतलब और ऑक्सीजन जो है वो यदि इसको मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है और ये 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, 2 कार्बन एटम का होता है। और कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक, है ना, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। यदि ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीश्वसन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा यहाँ पे NAD से, यहां बनेगा NAD से NADH2 का निर्माण हो जाएगा, NAD से NADH2 का निर्माण हो जाएगा, मतलब 2 NAD लगेंगे और 2 NADH2 निकल जाएंगे और 6 ATP यहाँ पे बनेंगे। साथ में ये 3 कार्बन एटम का ये एसिड है, पायरुविक एसिड कैसा है, 3 कार्बन एटम है, यहाँ 2 कार्बन एटम है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ एक CO2 मॉलिक्यूल और निकल जाता है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि 2 है तो 2 CO2 मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब CO2 की काउंटिंग में 2 CO2 और यहाँ ATP की काउंटिंग में 1 NADH2 से 3 ATP, तो मतलब 6 ATP, मतलब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने में 6 ATP और 2 CO2 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। और साथ में क्या है, 1 NADH2 से कितने H2O बन रहे थे बेटा, 1 H2O बन रहा था, तो यहाँ 2 NADH2 है तो 2 H2O का भी निर्माण होगा। मतलब इस जगह पर क्या होगा, पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में तो क्या बन जाएगा, 2 H2O बनेंगे, 2 H2O का निर्माण होगा और प्लस कितने होंगे, 6 ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे और प्लस कितने, 2 CO2 भी निकलेंगे, मतलब कि 2 H2O, 6 ATP और 2 CO2 कहां पे होंगे, इस जगह पर। पायरुविक एसिड का जब एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में क्या होगा
कि 2 H2O, 6 ATP और 2 CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, और एंजाइम यहाँ पे कौन से काम करते हैं? ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। नंबर 1 है, पहला लगता है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, और प्लस क्या लगेगा? डी कार्बोक्सिलेज। दूसरा कौन सा लगेगा? डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे, और पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कर देगा। तो यदि ऑक्सीश्वसन हो रहा है, यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो पायरुविक एसिड से क्या क्या होंगे? 2 H2O, 6 ATP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे कहां चला जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, वहां क्रेब्स साइकिल करेगा एसिटाइल कोएंजाइम, ये दोनों। ठीक है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे तो 2 क्रेब्स साइकिल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो दो क्रेब्स साइकिल जो है वो यहाँ पर होंगी। ठीक है ना, तो ये क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति की स्थिति है। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, एनिरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो अथवा मैं इसी में आगे आपको, यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो एनिरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और इसी को मैं आगे यहाँ पे आपको क्या कर दूं? आगे मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि यदि ऑक्सीजन नहीं है, तो यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन यदि नहीं है, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होता है? मतलब कि O2 जो है अब्सेंट है ना, O2 अब्सेंट है, अनुपस्थित है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या होगा बेटा? यहां होगा एनीरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनीरोबिक रेस्पिरेशन। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? एनीरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जब एनीरोबिक रेस्पिरेशन होगा उस समय क्या होता है कि ये जो NaDH2, ये जो यहाँ पे NaDH2 बना है, वही NaDH2 जो है वो क्या हो जाएगा? ये उपयोग हो जाएगा, NaDH2 जो है वो उपयोग हो जाएगा। NaDH2 क्या हो जाता है बेटा? ये NaDH2 यहाँ पे उपयोग हो जाता है। यदि ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन यदि अनुपस्थित है, एनिरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये NaDH2 जो बना है वो क्या हो जाएगा? यहाँ उपयोग हो जाएगा, और NAD जो है, NAD वो निकलेगा, और ये NAD जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये NAD जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। मतलब NAD यहाँ उपयोग होगा, जो NaDH2 बनेगा तो वो आकर के यहाँ उपयोग हो जाएगा एनिरोबिक रेस्पिरेशन में। और बन क्या जाता है? आप जानते हैं एनिरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन पढ़े थे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? C2H5OH प्लस CO2 में, C2H5OH प्लस CO2 में। मतलब इथाइल एल्कोहल, इसको क्या लिखे थे अपन? इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। C2H5OH क्या है? इथाइल एल्कोहल है। ये 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है, 3 कार्बन एटम का एसिड है पायरुविक एसिड। तो क्या है? 2 कार्बन ये है, एक ये है, तो यहाँ 2 है तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। तो यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या होगा? एनिरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और ये दोनों NaDH2 जो है वो उपयोग हो जाएंगे और NAD बनेंगे, और ये NAD जो है फिर से वहां चले जाएंगे। तो जब NaDH2 का उपयोग हो जाएगा तो यहाँ पे कितने ATP बेटा बन रहे थे? 2 NaDH2 से यहाँ पे कितने बन रहे थे? 2 NaDH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने बन रहे थे? 6 ATP। तो यहाँ 6 ATP का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। एनिरोबिक रेस्पिरेशन में NaDH2 का क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है, और वो जो 6 ATP बना रहा था वो 6 ATP अब नहीं बनेंगे। तो जो 6 ATP का नुकसान हो जाएगा, तो नेट गेन जो हो रहा था किसमें? ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP का, तो एनिरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? एनिरोबिक रेस्पिरेशन में 6 ATP का नुकसान हो जाएगा, और केवल 2 ATP का नेट गेन होगा। 2 ATP का केवल नेट गेन होगा, है ना। तो क्या है? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है उसमें 8 ATP बनते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि नंबर 1 एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं? 8 ATP का नेट गेन होता है। 8 ATP का नेट गेन होता है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, 8 ATP का नेट गेन होता है। जबकि क्या होता है? एनीरोबिक रेस्पिरेशन में, मैं यहां लिख देता हूं दूसरा,
एनीरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 2 एटीपी का नेट गेन होता है। 2 एटीपी का नेट गेन होता है। ठीक है, नेट गेन कितना होता है, 2 एटीपी का। एरोबिक में 8 एटीपी का। 2 एटीपी का क्यों, क्योंकि ये 6 एटीपी जो है वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, क्योंकि NADH2 का उपयोग हो जाता है किसमें, फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। दो NADH2 उपयोग हो जाते हैं और इथाइल अल्कोहल और CO2 बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का नेट गेन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 8 एटीपी का नेट गेन होता है और एनीरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी का नेट गेन होता है। तो इस तरह से ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस पूरी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।